चलो पहला है P runs a business which sells computer equipment. She is concerned that when her business pays its supplier, the wrong amount may be paid. Which of the following control measure could help P to deal with the problem? मतलब उसको है she is concerned when her business pay to supplier, मतलब जो उसने परचेज करा होगा उसमें जब सप्लायर्स को पेमेंट करनी होगी उस केस में वो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसको कैसे ठीक करना है. सो कौन सी चीज इसमें बेस्ट हमारा वो सॉल्यूशन है? पहला है रेगुलर परचेज लेजर कंसीलिएशन, दूसरा है मैच द जीआरएल टू ओरिजिनल परचेज सेंड टू सप्लायर, थर्ड इज मैचिंग परचेज ऑर्डर टू रिक्विजिशन ऑर्डर एंड प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड. सो हमें कंसर्न है पेमेंट से कि कहीं उसको गलत अमाउंट ना पे हो जाए. दैट मींस सबसे पहले हम देखते हैं ऑड बनाओ, तो प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस रिकॉर्डेड. इस केस में दिस कैन बी एन ऑप्शन. अभी देखते हैं मैचिंग ऑफ परचेज ऑर्डर टू रिक्विजिशन ऑर्डर. ये तो हो ही नहीं सकता कि परचेज ऑर्डर रिक्विजिशन उससे कैश में क्या फर्क पड़ जाएगा. मैच द जीआरएल टू ओरिजिनल परचेज सेंड टू सप्लायर, कि जो डिटेल उसने हमें भेजी थी सामान की, जीआरएल का फुल फॉर्म क्या था? गुड्स रिसीव नोट, कि हमें जो गुड्स आए हैं जो हमने परचेज करे थे वो गुड्स जो सप्लायर ने भेजे थे उससे मैच कर रहे हैं. इससे भी पेमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें तो देखना है कि सप्लायर को जब पेमेंट करेंगे गलत पेमेंट ना हो जाए. रेगुलर परचेज लेजर रिकंसिलिएशन, दिस कैन बी एन ऑप्शन, कि हर बार परचेज लेजर को हम रिकंसाइल करें कि कितना पैसा किस डेट से पेंडिंग है. लास्ट हो सकता है प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड. अब इसके these two can be an answer A और D, लेकिन इसमें से अगर मैं बेस्ट बोलूं तो मुझे A लगता है. इसका आंसर क्या है? A इसका इसका आंसर A है. क्यों? प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस रिसीव, के इनवॉइस हमें आया, अगर हमने गलत ही लिखा हो दैट मींस उसको पेमेंट भी गलत ही होगी. दैट कैन बी एन ऑप्शन. बट रेगुलर परचेज लेजर रिकंसिलिएशन के जितने भी लेजर्स हमारे होते हैं परचेज के, वो हम रेगुलर रिकंसाइल करते हैं कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, कितना देना है, कितना नहीं देना. सो इसी केस में हम बेस्ट पेमेंट कर पाएंगे. सो बेस्ट आंसर इसका क्या होगा? ए. ये रेगुलर परचेज लेजर, जो परचेज का लेजर हम बनाते हैं हर बार चेक करें कि इसको कितनी पेमेंट हो गई थी. अगर हो गई तो यहां से हटा दें, अगर नहीं हुई तो वहां डाल दें. रिकंसिलिएशन मतलब बार-बार रीचेक करना, रीचेक करना उस चीज को कि कुछ पेंडिंग तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं डाला. दैट इज रिकंसाइल. उससे पूछना कि एक सप्लायर से तुझे कितने पैसे देने हैं, मैंने उसने बोला 1 लाख, मैंने अपनी बुक्स में चेक किया कि देने हैं 10,000, तो कुछ फर्क आ रहा होगा, वो फर्क चेक करके मैंने उसको रिकंसाइल कर दिया. दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन. और बताओ डॉक्टर प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? 182. प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग मतलब कि सही प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस सिर्फ जैसे ही आई है साथ ही हमने रिकॉर्ड कर दिया ऑन द स्पॉट. ऐसा नहीं है इनवॉइस आया और 2 दिन बाद रिकॉर्ड करा, उसमें गलती हो सकती है. प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग मतलब प्रॉम्प्ट ही आंसर फटाफट से, दैट इज प्रॉम्प्ट. ठीक है. कौन सा 170? 182. तुम्हारा कौन सा होगा? सर नेक्स्ट. नेक्स्ट. चलो ऊपर नेक्स्ट देखते हैं. JBB PLC manufactures and sells furniture which is sells online and delivered to customers. JBB has recently faced number of complaints from customers who have been sent wrong style or color of furniture. ये क्या होता था? ऑनलाइन ऑर्डर आते थे, तो ऑनलाइन ऑर्डर आने के बाद कंपनी गलती क्या कर रही है, वो गलत डिजाइन या गलत कलर के प्रोडक्ट्स लोगों को भेज रही है. Which of the following controls would help JBB to avoid this problem? कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें वो प्रॉब्लम टैकल हो सकती है. ठीक है, तो देखते हैं इसमें. सबसे पहला है अग्री गुड्स डिस्पैच नोट टू ओरिजिनल ऑर्डर, कि जो भी हमने गुड्स उस बंदे को भेजे ओरिजिनल ऑर्डर से इसको मैच करो. सो दिस कैन बी एन ऑप्शन. इससे भी ठीक हो सकता है. सो 1. अब इसमें देखो तुम्हारा 3 में 1 आ रहा है, 4th में 2 आ रहे हैं, तो 1 वाला तो ऑप्शन होगा ही होगा मोस्ट लाइकली. तो ये तो काट दी, तो बचा 1 2 3. अब मैचिंग इनवॉइस टू GDN, तो ये सेम ही होगा एक तरह से. जो इनवॉइस हमने उसको बना के भेजा वो गुड डिस्पैच नोट से मैच कर रहा है. आगे देखते हैं एक बार. मैच ऑर्डर सेंड टू इनवॉइस रेट, कि जो ऑर्डर्स हमने भेजे हैं, जो भी ऑर्डर्स हमारे हैं, मैच ऑर्डर सेंड, जो ऑर्डर हमने उसको भेजा है, या कह सकते हैं हम अपने वेयरहाउस वाले को ऑर्डर भेजा है, वो इनवॉइस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. लास्ट है रेगुलर सेल लेजर रिकंसिलिएशन. सेल लेजर का तो पैसों से लिंक होता है, और वैसे भी तो देखो इन तीनों में 4th तो आ ही नहीं रहा, तो दैट मींस 4th ऑप्शन तो नहीं है. मैच इनवॉइस टू GDN,
and match order sent to invoice rates. अब invoice अगर मैं किसी चीज से मैच करूंगा तो that means I'm checking कि invoice में amount सही डला है कि नहीं. बट ये सिचुएशन क्या है, मुझे invoice नहीं सही देखना, मुझे goods देखने के वो सही है कि नहीं. That means goods को मैं invoice से चेक करूंगा. तो match order sent to invoice rates, agree goods dispatch note to original order. So answer would be 1 and 3. A C. इसमें A है, इसमें फर्स्ट बताया अग्री गुड डिस्पैच नोट्स टू ओरिजिनल ऑर्डर, ठीक है ये तो है ही है. मैच इनवॉइस टू डीडी नहीं भी नहीं है. मैच ऑर्डर सेंड टू इनवॉइस रेट्स, इसका ये भी आंसर हो सकता है. आंसर इसका 1 and 3 हो. कप्लान में क्वेश्चंस कई बार गलत भी होते हैं आंसर. इसका आंसर मैच ऑर्डर सेंड टू इनवॉइस रेट्स ये भी होगा. क्यों? अगर तुमने कोई और इनवॉइस बिल बना के भेजा है, बिल से तुम ऑर्डर भी तो चेक करोगे और उससे पता चलेगा ना कि कुछ गलत तो नहीं भेज दिया हमने. इनवॉइस भेजा किसी और चीज का, ऑर्डर भेजा किसी और चीज का, तो ऑब्वियसली यू विल मैच ऑर्डर विद इनवॉइस. कि जो तुम इनवॉइस तुम Amazon से कुछ मंगाते हो तो इनवॉइस चेक करोगे ना कि ऑर्डर मैच कर रहा है कि नहीं इनवॉइस से. तो इसका आंसर शुड बी 1 and 3. उन्होंने मन करा तो कोई बात नहीं, 1 and 3 भी इसका आंसर है. ठीक है, आगे और बताओ. 182. To add security to the process, checks issued for large amount of money will often involve 2 signatories. ये बुक में लिखा था मतलब ये बुक में लाइन नहीं लिखा है. नहीं है. ये भी तो सब कुछ सीनियर मेंबर्स के भी जो डिपार्टमेंट नहीं, लार्ज अमाउंट का अगर चेक बनाएंगे, इसमें क्लियर लिखा हुआ लार्ज अमाउंट का अगर चेक बनेगा तो वो चेक 2 बंदों से साइन होगा. सर इसके लिए क्या होगा? अप्रूवल ऑफ सीनियर मैनेजर ऑफ. सर वो तो पेरोलिंग में होता है कि बंदों को सैलरी देनी हो. जब बंदों को सैलरी देनी हो और उसमें कुछ चेंज करना हो तो सीनियर मेंबर से कंफर्म करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे तो क्लियर है कि अगर एक चेक लार्ज अमाउंट हो, मेरे को तो एग्जैक्ट याद है, मैंने पढ़ाया था कि उसमें 2 सिग्नेटरीज होंगे बार पीछे. और बताओ. 184. सर नेक्स्ट इसका 183. Consider the following 2 statements. When petty cash is replenished, मतलब जब petty cash खत्म हो जाए, it is usual for the amount of cash to draw an equal amount of value of receipts and voucher produced since the previous replenishment. सर इसका मतलब है वो समझ में. एक बार देखते हैं, दोनों लाइन देखते हैं. It would be best practice for company that predominantly receives checks and postal orders in payment of good dispatch to appoint a single designated trustee individual to open the mail. देखो इसमें एक चीज तुम्हें बता रहा हूं. It would be best practice, पहले सेकंड ऑप्शन देखते हैं. It would be best practice for a company that predominantly receives checks and postal orders in payment of goods dispatch to appoint a single designated and trusted individual to open the mail. तुम्हें अगर याद है, हमने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर हम ज्यादा सेफ चीज करना चाहते हैं तो हम मेल 2 बंदों से खुलवाएंगे कि 2 बंदे मेल चेक करेंगे. याद है? रिमेंबर ये पॉइंट कि 2 बंदे वो मेल चेक करेंगे तभी हम उसको बेस्ट मानेंगे. याद है? नहीं याद? सर ये वो पॉइंट था जो डायरेक्टर वाला था कि मतलब वो जो हमने कंपनी और शेयर होल्डर वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि हम बाहर मतलब कंपनी के अकाउंटेंट के अलावा बाहर से अकाउंटेंट हायर नहीं, वो ऑडिट अलग है. इसमें क्या था कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को पेमेंट करनी है बहुत सारी, मेरे को चेक्स रिसीव हो रहे हैं, तो अगर उस चीज को मैं सेव करना चाह रहा हूं तो मैं 2 बंदे रखूंगा जो मेल खोलेंगे ताकि एक बंदा घपला ना कर सके. याद है पॉइंट? तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया. तो यानी आंसर या तो होगा 1 या फिर नीदर. अब इसमें देखते हैं. When petty cash is replenished, it is usual for the amount of cash to draw to equal the value of receipts and vouchers produced since the previous replenishment. Replenishment मतलब जब पहले कैश खत्म हुआ हो. जैसे इसमें क्या है, replenish मतलब जब पहले कैश खत्म हो गया. replenish मतलब when petty cash is replenished, कि petty cash खत्म हो गया, it is usual for the amount of cash to draw equal value of नहीं सर इक्वल तो नहीं ले सकते, जितना हमारे पास चॉइस उतना ही ले सकते हैं. सर देखा आपने बताया था ये पॉइंट सही है. देखो तुमने वो पूरा अमाउंट ही है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इक्वल वैल्यू ऑफ रिसीट्स एंड वाउचर प्रोड्यूस. जितने खर्चे हुए, जैसे हमने एग्जांपल दिया 1000 रुपीस होगा 650 का तो नेक्स्ट 350 तो 650 और डालेंगे. सेम वही चीज है कि जितना हमारा पैसा खर्चा हो गया उस खर्चे के वाउचर्स हम रखेंगे अपने पास और उसी की हम रिप्लेनिश करेंगे. तो इसका आंसर शुड बी ए. यही आंसर किसे? इसका आंसर ए होना चाहिए. ठीक है, और बताओ. 184. हां सर लास्ट.
reducing the incidence of fraud is primarily an issue of, अगर मुझे फ्रॉड कम करना है तो किस चीज का इशू होगा? फ्रॉड किस चीज में हो सकता है? सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सिस्टम प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। सर ये इसलिए प्रिवेंट फ्रॉड, प्रिवेंट एरर, सेफगार्ड्स और एफिशिएंसी, ये चारों पॉइंट्स हैं। एक बार देखते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट में फ्रॉड हो सकता है? सिक्योरिटी में तो कोई फ्रॉड क्या ही होगा, हाँ, एक तो ए तो बन ही नहीं रहा। सिस्टम प्रोसीजर, सिस्टम प्रोसीजर में हम कह सकते हैं। रिक्रूटमेंट में फ्रॉड हो सकता है? नहीं। तो बचा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल तो वैसे ही एक तरह से कहते हैं ना, एक सागर है, सब कुछ इसी में आता है। सो आंसर शुड बी डी। इसका आंसर क्या है? डी है। डी है। तो देखो सिस्टम प्रोसीजर में भी होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इज लाइक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना, तभी वहां पे फ्रॉड होंगे। तो बिग आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। द आंसर शुड बी डी। क्लियर है गाइस? चैप्टर आगे बढ़े। सर लास्ट क्वेश्चन कौन सा? ये बड़े वाला डी और बी में से सर देखते हैं। XCX is a business which lends relatively small amount of money to a wide range of individual and other businesses. Its systems are currently largely manual and it is planning to purchase a new computer system that will store all client records, calculate repayments and identify overdue accounts. Which of the following statement is correct regarding to comparison between XCS manual and automated system? कि इसके बीच में क्या चीज है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में? It will be easier to restrict data entry access only to authorized person with XCS current manual system. नहीं, मैनुअल सिस्टम के अंदर तो कभी भी एक्सेस हम रोक नहीं सकते, ऑटोमेटिक में रोक सकते हैं। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। XCX new automated system is likely to be more accurate with its repayment calculation than current manual system. तो B तो मुझे लग ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। XCX new automated system is likely to have less risk of failure than current manual system. नहीं, risk of failure इसमें ज्यादा है क्योंकि अगर सिस्टम क्रैश हो जाए कुछ हो जाए। XCX staff is likely to need retraining if company choose new automated system. So अब इसमें ये पॉइंट भी सही है, नहीं गलत है। अनलाइकली टू नीड रीट्रेनिंग, अगर नया सिस्टम में डाल रहा हूं तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। अनलाइकली टू नीड ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जब ऑटोमेटिक सिस्टम नया आ रहा है तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। सो फोर्थ भी आंसर नहीं है, आंसर इज बी। क्लियर है? पीछे भी आंसर है इसका। ठीक है, सो ये था तुम्हारा 14 चैप्टर। आई एम ग्लैड जिन्होंने क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं थे वो डांट लाएंगे मेरे से। अब आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, लेट्स स्टार्ट थर्ड चैप्टर। एक बार थर्ड में देख लो क्या क्या है। सर ऑर्गेनाइजेशन में है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन और अगर क्या करेगा? क्या चीज? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चैप्टर 3। हाँ, सर कह रहे मैं देख लूंगा। नहीं मैं देखो कितना बड़ा चैप्टर है आज। छोटा ही है। हो जाएगा। क्या हो गया? हंसी क्यों आ रही है? कौन वाला बिठा दो? नहीं सर, मेरी बुक गलत लग गई थी आपके बैग में। वो बात नहीं करनी। आधा घंटे से दूर है कि लेक्चर ठीक है। अच्छे से चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब कल्चर क्या होता है गाइस? व्हाट इज कल्चर? सर जो कोई मतलब जैसे कंपनी या मतलब पास से फॉलो किया है काइंड ऑफ वो देखते हैं कि पुराना कल्चर चला था वो फॉलो कर रहे हैं, बट कल्चर है क्या? रीति रिवाज, फैशन और नहीं ट्रेंड वगैरह रियल लाइफ में होता है, कंपनीज में सर जो Traditions, रूल्स और नॉर्म्स, रूल्स एंड नॉर्म्स। सो कल्चर बेसिकली होता है फॉलो करना। हाँ। क्या हम करेंगे, दैट इज कल्चर। अगर मैं कंपनी में जा रहा हूं, मुझे क्या करना है, काम करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या कपड़े मुझे डालने हैं, किस तरीके से बात करनी है, दैट इज कल्चर। डिफरेंट कास्ट का डिफरेंट कल्चर होता है। डिफरेंट कास्ट का डिफरेंट कल्चर होता है। सो कल्चर अभी हम वो सारा आगे पढ़ेंगे। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक होता है कंपोनेंट्स, एक होता है इन्फ्लुएंस, एक होता है राइटर्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कल्चर के अंदर कौन कौन कल्चर फॉलो करता है, दैट इज कंपोनेंट्स। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस क्या क्या फॉलो करना है, दैट इज इन्फ्लुएंस। और राइटर जिसने
कि किसको फॉलो करना है, मतलब कल्चर में क्या लिखा हुआ है, दैट इज राइटर, कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या पॉलिसी। जैसे अब मैं जब जॉब करता था ईवाई में, वहां पे वी वर सपोज टू वियर फॉर्मल ड्रेस, प्रॉपर टाई कोट पैंट को डालना ही डालना है, तुम वहां पे जीन्स में नहीं जा सकते, दैट इज देयर कल्चर। चाहे हमें कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी आएगा या हमने किसी मीटिंग में जाना है, बैठना वही कंप्यूटर के आगे, बट स्टिल वी हैव टू वियर गुड क्लोथ्स, सो दैट इज ईवाई's कल्चर, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। राइटर्स क्या लिखा? राइटर मतलब कल्चर में क्या है जो फॉलो करना है, क्या चीज हमें फॉलो करनी है। जैसे अब जैसे ड्रेस कोड है, देखो मैंने वो कल्चर फॉलो करना है, तो आई एम कॉन्फिडेंट। क्या फॉलो करना है कि मेरे को फॉर्मल ड्रेस डालनी है, राइटर्स किसने वो चीज लिखी हुई है या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज रूल्स। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो पढ़ते हैं फटाफट से डेफिनेशन। There are many definitions of corporate culture या organizational culture. This includes a specific collection of values and norms that are shared by people and groups in the organization and that control the way they interact with each other and with other stakeholders of the organization. Simple Hindi meaning वो values and norms जो individual या group को follow करने होते हैं आपस में बात करते हुए या बाहर के किसी बंदे से बात करते हुए, दैट इज कॉल्ड कल्चर। ये अब इसका एक ये बताया था हिल्स एंड जोन्स बंदे ने। अब एक दूसरा बंदा आया हैंडी। अब हैंडी का मतलब हाथ में पकड़ सकते हैं, छोटा शॉर्ट, तो इसने डेफिनेशन भी छोटी सी दी। छोटी क्या दी? द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर, जिस तरह से हम काम करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अल्टीमेटली कल्चर मींस the sum total of beliefs, attitude, norms and customs that prevail within the organization। कि क्या कस्टम फॉलो होता है, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्या बिलीफ्स है, क्या एटीट्यूड है लोगों का, दिस ऑल इंक्लूड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। Each organization will have its own culture and behavior acceptable in one organization may be inappropriate to another। Basically means कि हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अलग फॉलो करते हो, कुछ अलग फॉलो करते हो। एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस में जब मैं जॉब करता था फॉर्मल डाल करते थे, जहां मेरी वाइफ जॉब करती है वहां पे उनको कुछ नहीं है, कुछ भी डाल देगा, उनका तो रोज फैशन शो होता है लिटरली। उनके ऑफिस में रोज वो जाते हैं, जब मैं जाता हूँ कोई लड़का पता नहीं क्या ट्रेंडी कपड़े डाल के लड़कियां, मतलब तुम्हारे काम नहीं होता यहाँ, बट उनका कल्चर। जैसे जितने भी ये केपीओज होते हैं, केपीओज में कोई ड्रेस कोड नहीं होता, कुछ भी डाल दिया। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे बाहर का काम इंडिया में आया हुआ काम करने को, आपने पढ़ा था एक चैप्टर में, आई थिंक तुम उस टाइम पे नहीं थे, एक चैप्टर में पढ़ा था आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग चैप्टर 2 में भी तो कर 2 में था आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है काम बाहर किया, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सम कंपनीज विल एक्सेप्ट स्टाफ टू अंडरटेक एडिशनल वर्क इन देयर ओन टाइम व्हाइल द अदर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट। जैसे इंडिया में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। फॉरेन में रूल है कि 8 घंटे की शिफ्ट है, आप 8 घंटे से ऊपर नहीं बैठ सकते। इफ यू आर सिटिंग तो दैट मींस या तो आपकी एफिशिएंसी कम है या फिर काम बहुत ज्यादा है जिसका यू विल पे एक्स्ट्रा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बैठना भी ज्यादा पड़ेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे। कल्चर बनाओ, जैसे यहाँ का कल्चर पहले बना हुआ था, मैं रोज लेट होता हूँ, सारे लेट होते। अब पहले स्टार्ट अब कल्चर बन गया, मजाक नहीं कर रहा। जो पुरानी मेरी क्लास है, जो भी बच्चे आए थे, इनका क्या है, 9 की क्लास होगी तो आएंगे 9:30। तो पहले मैं जल्दी आता था 9 बजे, बच्चे आराम से आ रहे मस्ती मारते 9:30 तक। अब मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर सकता, तो मैंने लेट आना शुरू कर दिया 9:30 बजे। तो ये कल्चर बन गया कि जल्दी आऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ कल्चर। ऑल्सो कल्चर डेवलप्स ओवर टाइम एंड कैन चेंज इंस्टेंटली ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल मेजर इवेंट। अगर मान लो तुम्हारा कंपनी का बॉस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और कल्चर चल रहा है वही, उसकी स्ट्रिक्टनेस के अकॉर्डिंग वही कल्चर चल रहा है, जैसा वो कहते हैं वैसा फॉलो करना पड़ता है, और ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हो गई तो एकदम से कल्चर बदल जाएगा। हालांकि उसके जाने का दुख भी होगा, बट सारे खुश भी होंगे कि यार इतना स्ट्रिक्ट सा चला गया, वो मस्ती मारेंगे। सर जैसे हेनरी फोर्ड का मतलब अपने रूल्स, जब वो मर गया था हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड का ऑनर है, तो जब मतलब उसकी डेथ हो गई तो उसका पूरा चेंज हो गया। नहीं तो फोर्ड का जो मतलब मोटो ही था कि सस्ती कार बनाना, अब वैसे बनाते नहीं है, कल्चर चेंज हो गया। सो एक इंसिडेंट से हमारा कल्चर पूरा का पूरा चेंज हो जाता, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है हमारा बिहेवियर, एक होता है सिंबॉलिक एक्शन। बिहेवियर जैसे जो दिखता है, जैसे ड्रेस कोड हमारा दिखता है,
एक होता है सिंबल्स एंड एक्शंस जो दिखते नहीं है वो हमें महसूस करने पड़ते हैं। जैसे मैंने ड्रेस कोड डाला फॉर्मल, ठीक है, सो दिस इज ए कल्चर, आई कैन सी यहां पे ड्रेस कोड डाला होगा। सारे अपने सीनियर्स को नाम लेके बुलाते हैं, दैट कैन नॉट बी टच, दैट कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट। क्या ये हम सारे सीनियर्स को नाम लेके बुला रहे हैं? दैट इज सिंबॉलिक एक्शन एंड सिंबल्स। सो सेट ऑफ बिहेवियर एंड नॉर्म्स, ड्रेस कोड, सिंबल्स एंड सिंबॉलिक एक्शंस। इफ समवन हैज बर्थडे वो कैजुअल डाल के आएगा, बाकी सारे फॉर्मल डाल के आएंगे। दैट इज काइंड ऑफ सिंबल एंड एक्शन, दिस इज कल्चर। अब इसमें वही होता है आगे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन दोनों का मिक्स होता है। एंड सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज बिलीफ, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से बात किस तरह करनी है जो हमने ऊपर पढ़ा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अब आगे पढ़ते हैं, तीन चीजें। नॉर्म्स, नॉर्म्स गाइड्स पीपल बिहेवियर, सजेस्ट व्हाट इज एंड इज नॉट एप्रोप्रिएट, लाइक इनफॉर्मल ड्रेस कोड्स। नॉर्म्स होता है रूल्स जो फॉलो करने हैं और जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। सिंबल्स एंड सिंबॉलिक एक्शंस, these are rituals, example buying the office a cake on your birthday। अगर किसी ने बर्थडे पे ऑफिस में केक बांटा है, दैट मींस हमें पता चल रहा है उसका बर्थडे है और यहाँ पे रूल है कि जिसका भी बर्थडे होगा वो केक बांटेगा, ठीक है। थर्ड है शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स, अंडर द कल्चर बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एग्जांपल हाउ टू बिहेव विद पीपल, सिंपल हाउ टू बिहेव विद पीपल। सो नॉर्म्स होते हैं रूल्स। क्या हो गया, हंसी क्यों आ रही है? बोलो क्यों हंसी आ रही है? अभी हंसी नहीं, मत हंसो, पढ़ाई करो। ये देखो, दो बच्चे का पेपर दिया, दोनों का क्लियर हो गया, ऐसा ना हो कि इसमें भी लटक जाओ, मैं नहीं चाहता। ये तो बहुत आसान है, इसमें ढंग से पढ़ो, एटलीस्ट ये तो क्लियर करो ना। नॉर्म्स मींस रूल्स एंड बिहेवियर, सिंबॉलिक एंड सिंबल्स एंड सिंबॉलिक एक्शन, रिचुअल्स जो फॉलो करने होते हैं, एंड शेयर्ड वैल्यू, किस तरह से आप एक दूसरे बंदे से बात करोगे। ये होता है हमारा कल्चर का एक कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। अब आगे आता है फैक्टर्स दैट शेप द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस किस फैक्टर से हमारे कल्चर में चेंज आ सकता है। पहला है साइज, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो तो कल्चर अलग हो, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो तो कल्चर अलग हो। सेकंड, टेक्नोलॉजी, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स ना यूज हो रही हो, सिर्फ लेबर से काम कराया जा रहा हो, तो वहां पे हो सकता है डंडे मार के काम करा रहा है, काम कर। हो सकता है कई जगह मशीन से काम हो रहा हो, जहां मशीन से काम हो रहा हो वहां तो लेबर जो काम मशीन पे कर रहा है उससे तो प्यार से बात करनी पड़ेगी, वरना पता लगा जाता था मशीन तोड़ गया, तो वहां पे कल्चर अलग होगा। डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब किस टाइप का, अगर आप एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो तो हो सकता है कल्चर अलग हो, अगर काफी सारे प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो तो हो सकता है कल्चर हर एक में अलग हो। एज, अगर ऑफिस में सारे बूढ़े लोग हैं तो हो सकता है वहां पे आप बड़े तमीज से तहजीब से बात करो सबसे, और वहां का कल्चर क्या होगा, कोई भी बंदा लेट नहीं जाएगा, सारे 5-6 बजे निकल जाएंगे। हो सकता है जिस कंपनी में सारा यंग ब्लड हो वो 40 के बाद सबको निकाल देते हैं, तो वहां पे तो गर्म खून है, खूब काम कराओ उनसे, तो वहां पे कल्चर अलग होगा, डांट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री मींस कंपनी को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया। हो सकता है कंपनी अगर नहीं हो तो लेटेस्ट कल्चर जो चल रहा है वो फॉलो करें। जैसे अब EY है जहां पे जॉब करता हूं, वहां पे कल्चर है, सारे फॉर्मल डाल के, सोचो एक और कंपनी बने नहीं जो यही काम करती है जो EY करती है, तो वो भी वही फॉलो करेगी। लेकिन EY कौन सा कल्चर फॉलो कर रहा है, पुराने वाला। सो दैट मींस कंपनी को बने हुए कितना टाइम हो गया। अगर नई कंपनी है तो हो सकता है अलग कल्चर हो, पुरानी कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है, वो हो सकता है अभी भी वहां पे एक कल्चर हो कि तुम किसी भी कपड़ों में ऑफिस आते, कोई रूल नहीं, जैसे मर्जी आते। दैट इज हिस्ट्री। ओनरशिप, कंपनी कौन चला रहा है, अगर कंपनी अकेला बंदा चला रहा है यानी एंटरप्रेन्योर है तो हो सकता है कल्चर बिल्कुल अलग हो, क्योंकि जैसा वो बोलेगा वैसा सबको करना पड़ेगा। अगर कंपनी डायरेक्टर्स चला रहे हैं, 10 डायरेक्टर चला रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे कल्चर अलग हो कि डायरेक्टर्स में एक गंदा है बाकी 9 तो अच्छे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग काम करें। एक बार डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी मतलब अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हूं तो हो सकता है मेरा कल्चर अलग हो कि सिंगल प्रोडक्ट है, उस मतलब परचेज का एक ही डिपार्टमेंट जैसे हमारा होता है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, वहीं से हमारा कल्चर चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, जूते, चप्पल, पैंट, सॉक्स, वो सब बना रहा हूं, तो हो सकता है वहां पे कल्चर अलग। मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ आएगा इस? कोई डाउट इसमें किसी को? सर हिस्ट्री कितनी पुरानी कंपनी है, अगर नई कंपनी होगी तो नया कल्चर फॉलो करेगी,
अगर बहुत पुरानी कंपनी है, 1960 की कंपनी है, 50 की कंपनी है, तो हो सकता है वो पुराना कल्चर फॉलो करे। तुम कभी इंडियन कॉफी हाउस में गए हो? नाम सुना है? नाम नहीं सुना? इंडियन कॉफी हाउस पूरे इंडिया की सबसे पुरानी चेन है जहां पे ये स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, सबसे पुरानी चेन है, सबसे पुरानी। क्या हुआ? इंडियन कॉफी हाउस ये दिल्ली में है, एक तो चंडीगढ़ में भी 2 ब्रांच है इसकी, दिल्ली में वो उसमें है सिटी में, वहां तो भी जाना। वहां अभी भी ना तुम्हें 30 रुपए में वो कटलेट मिलेगा, 30 रुपए का कटलेट, 20 रुपए की कॉफी, 50 रुपए का डोसा, अभी भी वही कल्चर है वहां पे। और वहां तुम जाओगे, पुरानी टेबल्स, पुरानी प्लेटें, पुराने बंदे, वैसा चल रहा हो। मतलब वहां के वेटर भी तुम देखोगे, वो वेटर्स होंगे अराउंड 40 साल के, 50 साल के, ऐसे वेटर थे वहां। और वहां पे क्या कल्चर है, जो वेटर होता है, आज वेटर है, 3 हफ्ते बाद वो मैनेजर होगा, जो मैनेजर है वो वेटर हो, तो वहां पे बार बार सर्कल चलता रहता है। तो ये पुराना कल्चर है अंग्रेजों के टाइम का, जो वो आज तक फॉलो करते आ रहे हैं कि जो आज मैनेजर है वो कल वेटर भी है, और जो वेटर है वो मैनेजर भी होगा। तो वहां पे तुम वेटर को चिल्ला के बोल दोगे ना तो तुम्हें झाड़ देगा, भाई मैं कल मैनेजर था। वहां पे वेटर की इक्वल वैल्यू होती है। कभी जाके देखते हैं कॉफी हाउस, सुनना जाके देखना, बिल्कुल पुराना स्ट्रक्चर है। और दूर से देखे रहेगा पुरानी, कितना महंगा होगा यार, क्या पुरानी टेबल अंग्रेजों वाले टाइम की, प्लेटें वैसे, और जाकर 20 रुपए का कटलेट बस, ऐसी चीजें मिलती। सो दैट इज वो अभी भी पुराना कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हिस्ट्री की वो बहुत पुरानी है। आजकल जो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं यहाँ तो बिल्कुल नया कल्चर चल रहा है। यंग ब्लड है, वेटर आते हैं, हाँ जी सर, ये सर, वो सर, वहां पे हाँ जी दूसरी वजह से फेंके जा रहे हैं खाना टेबल, प्लेट आएंगे रखे रहेंगे। और टाइम भी यहाँ पे फास्ट सर्विस होती है, वहां पे खाना आने में तुम जाओगे, ये लगा करो 20 से 25 मिनट से पहले नहीं खाना आएगा। वहां पे तुम बोलोगे ना अभी नहीं, आपके यहाँ सर जाओ और आ देंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट ही हो रहा है, 20 रुपए में क्या बच रहा है, बट चल रहा है पुराना कल्चर। तो वो दैट इज हिस्ट्री। ठीक है, चलो इन चीजों से हमारे ऑफिस का कल, इन चीजों पे हमारे ऑफिस का कल्चर डिपेंड करता है। अब आगे वही चीजें एक्सप्लेन की हुई है, ये पढ़ लेना एक बार। ठीक है, सेम वही चीज है। साइज कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, हाउ डाइवर्स दी कंपनीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, एज कितने लोग हैं जो बूढ़े हैं, जवान हैं, कंपनी को बने हुए कितना टाइम हो गया, और ओनरशिप अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है या बहुत सारे बंदे। अब आता है आगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये भी सिंगल प्लेन रीड है, एक बार पढ़ लेना, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, वो आगे आएगा जो इंपॉर्टेंट है। यहां से तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। राइटर्स ऑन कल्चर। राइटर्स ऑन कल्चर मींस किन किन ने कल्चर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि ऐसा कल्चर होगा, ऐसा कल्चर होगा। अब कल्चर हमें पता है क्या होता है, कुछ लोगों ने इसको डेफिनेशन दे दी। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर अकेला बंदा कंपनी चला रहा है तो वहां पे कल्चर क्या फॉलो होगा, जो वो बंदा करेगा, जैसा वो बंदा होगा वैसा कल्चर होगा। ऐसी चीज राइटर्स ऑन कल्चर। तो सबसे पहला जो राइटर है, देयर आर 3 राइटर्स, स्केन, हैंडी एंड हॉटस्ट्रीट। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा आएगा, बताओ स्केन क्या कहता था, हैंडी क्या कहता था, या हॉटस्ट्रीट क्या कहता था, एग्जैक्टली वही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केन। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है स्केन, क्योंकि कई बच्चे इसको सीकेन कह रहे थे, मैं सीकेन होता है, स्केन होता है। ठीक है, सो व्हाट इज स्केन? स्केन ने क्या बोला, सॉरी, स्केन आर्ग्यूज दैट the first leader of the company creates its culture। जो सबसे पहले ओनर या लीडर होते हैं, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, वही उसका कल्चर बनाते हैं। देखिए कौन जोड़ दो, फ्यूचर लीडर्स विल ओनली बी सिलेक्टेड इफ दे सपोर्ट द ओरिजिनल कल्चर। अगर कोई नया लीडर आ रहा है, वो तभी लीडर माना जाएगा अगर वो पुराना वाला कल्चर फॉलो करे। Thus, the link between culture and leadership is very strong and it can be very difficult to change। तो जो लीडर, जो पुराने लीडर ने काम बोला हुआ है, उसी तरह से काम कंपनी में चले जा रहा है और वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे EY है, EY के जो पुराने लीडर्स थे, उन्होंने रूल बना लिया कि सारे फॉर्मल ड्रेस डालेंगे। अब जितने मर्जी नए बंदे आएंगे, अगर वो फॉर्मल ड्रेस को एक्सेप्ट करेंगे तो कंपनी में आ सकते हैं। अगर वो कहेंगे कि नहीं कल से कैजुअल डाल दो, भैया तुम बाहर जा, तू ये कल्चर फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज जो सबसे पहले लीडर्स हैं, वही पूरी कंपनी का कल्चर डिसाइड करते हैं। ये किसने बोला? स्केन। स्केन फर्दर कमेंटेड दैट इफ लीडर्स आर टू लीड, इट इज एसेंशियल दैट
दे अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक नया लीडर आया है तो वो कैसे लीड कर सकता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू ट्राई एंड डिफाइन द कल्चर, स्केन डिस्क्राइब 3 लेवल, कि अगर कोई नया लीडर आता है और वो कंपनी को लीड करना चाहता है तो उसको 3 चीजें समझनी पड़ेगी, तभी वो लीड कर पाएगा। पहली होती है इसमें आर्ट इफेक्ट्स। आर्ट इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो कल्चर हम देख सकते हैं, लाइक ड्रेस कोड। अब एक नया लीडर अगर कंपनी में आया, वो आते ही देख रहा है कि यार सबने फॉर्मल कपड़े डाले हैं, दैट मींस मुझे भी कल से फॉर्मल कपड़े डाल के आने पड़ेंगे। दैट इज आर्टिफैक्ट व्हिच कैन बी सीन, द कल्चर दैट कैन बी सीन। सेकंड है एस्पाउस्ड वैल्यू। एस्पाउस्ड वैल्यू इज कंपनी के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। These are the strategies and goals of the organization including company slogan. If I am going in a company और मुझे कंपनी के ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, कंपनी के गोल्स ही नहीं पता, तो कैसे मैं उस कंपनी में लीड कर पाऊंगा? तो इसको कंपनी के गोल्स भी चेक करने पड़ेंगे, दैट इज एस्पाउस्ड वैल्यू। थर्ड आता है बेसिक असम्पशन एंड वैल्यू। अब बेसिक असम्पशन मतलब यू कैन नॉट सी दिस थिंग। एक नया लीडर वो चीज देख नहीं सकता, कोई बताने वाला नहीं है, ये उसको समझना पड़ेगा। कैसे समझेगा? जैसे वो किसी एम्प्लॉय के पास जाता है, एम्प्लॉय से बड़ा पोलाइटली बात कर रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, किसी से भी पूछ रहे हैं यस सर, दैट मींस यहां पे मुझे भी पोलाइटली बात करनी पड़ेगी सबसे। मैं नहीं बोल सकता ए इधर, वो कल्चर के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन जिस कल्चर में मैं जाके बोल रहा हूं हां काम हो गया और वो कह रहे हैं वहां मैं नहीं करता, तो मुझे पता है वहां डांट के काम करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिक असम्पशन एंड वैल्यूज। These are difficult to identify as they are unseen and exist mainly in unconscious level. That means ये mind में ही होती है, you cannot see this, you have to feel. तो स्केन ने बोला है अगर एक लीडर को लीड करना है, he has to see 3 things. पहला उसका आएगा आर्टिफैक्ट्स, जो चीज देख सकते हैं। दूसरा एस्पाउस वैल्यू, दैट इज कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स। एंड थर्ड इज हमारा बेसिक असम्पशन एंड वैल्यूज की कंपनी में क्या चीज फॉलो होती है जो दिखती नहीं। ठीक है? New employees find the last level of culture most difficult to understand and lack of understanding of the basic values is one of the main contributors to failure when trying to implement change. अगर आप ये नहीं समझ सकते तो आप ना लीड कर सकते हो और ना कंपनी में चेंज ला सकते। फटाफट से टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन का आंसर दो। सी सर। देखिए या वैसे सी आंसर क्या है इसका? सी कैसे बोलो तुम बताओ, सी कैसे बोला? क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि आर्ट में ये है कि उसका मतलब कल्चर दिखाई देता है। वेरी गुड। तो स्टेटेड एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो एस्पाउस वैल्यू है, तो दैट मींस इसका आंसर है सी। और यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज आर्टिफैक्ट। ठीक है, गुड। अब इसके बाद ये थे स्केल के तीनों। अब आते हैं मिस्टर हैंडी। अब क्वेश्चन देखना, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी चीज से रिलेटेड होंगे कि स्केन के बताओ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्केन किस में आता है, अकॉर्डिंग टू हैंडी किस रोल में आता है, तो सारा ऐसे होगा। तो बहुत अच्छे से समझना, एंड कोई डाउट हो तो वैसे पूछ लेना। अब स्केन के बाद आता है हैंडी। हैंडी ने 4 कल्चर बताए कंपनी में कि अलग अलग कंपनीज में जितनी भी कंपनीज हो, यहाँ पे टोटल 4 अलग अलग टाइप के कल्चर हो सकते हैं और कोई भी कंपनी इसमें से कोई भी कल्चर फॉलो कर सकती है। एक है पावर कल्चर, एक है रोल कल्चर, एक है टास्क कल्चर और एक है पर्सनल कल्चर या पर्सन कल्चर। तो फर्स्ट कल्चर इज पावर कल्चर। सो पावर कल्चर क्या है? पावर कल्चर डिनोट्स बाय ग्रीक गॉड ज़्यूस। Here there is one major source of power and influence. For example, in a small owner-managed company, the owner may strive to maintain the absolute control over subordinates. There may be few procedure and rules for a former kind of staff to take direction directly from the owner. Note that this is often found in organizations with entrepreneurial structure as outlined in the last chapter. मतलब पावर कल्चर क्या होता है कि एक ही बंदे के हाथ में सारी पावर है और एक बंदा कौन होगा? ओनर। 10 ओनर होंगे तो 10 के पास तो पावर नहीं हो सकती। सो पावर कल्चर मींस सारी पावर एक ही बंदे के हाथ में है, हम उस बंदे के अकॉर्डिंग ही सारा कल्चर फॉलो करेंगे। और नॉर्मली ये चीज कहां हो सकती है? हमारा एंटरप्रेन्योर में जो अकेला बंदा बिजनेस चला है। क्लियर है गाइस? लोकेश इधर को देखना, तो काफी सिर्फ सुन रहा है, यहां भी देखिए। ठीक है, अगर आगे अगर पीछे नहीं देख रहा हो सर
बट इसके ये क्यों लिखा है कि इन अ स्मॉल ओनर मैनेज बिजनेस द ओनर मे राइट टू मेंटेन एब्सोल्यूट। हाँ वही तो बात है ना कि अगर एक स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल ओनर मतलब स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल ओनर मैनेज बिजनेस कि एक अकेला बंदा या दो बंदे पूरा बिजनेस संभाल रहे हैं, तो जो वो कहेंगे पूरे बिजनेस में वही हो। दैट इज सारी पावर उन दो बंदों के हाथ में। सो दैट इज हमारा पावर कल्चर। समझ आया? आगे आता है रोल कल्चर। अब रोल कल्चर क्या होता है? Role culture denoted by Greek god Apollo. In this version of culture, people describe job by their duties and not by purpose. So job descriptions dictates the way we do things around here. सर लाला कंपनी नहीं, लाला कंपनी तो ऊपर वाली है। सर बट ड्यूटी एमएनसीज में तो ऐसा नहीं होता सर। क्यों? जिसका जो रोल है उसके अकॉर्डिंग कल्चर होगा। अगर मेरे को मैं क्लाइंट से मिलता हूँ बार बार तो मेरा कल्चर अलग होगा, मैं फॉर्मल डाल के आऊंगा। जिसका रोल है कि उसको क्लाइंट से मिलना नहीं है, पूरा दिन ऑफिस में बैठना है, बैक एंड पे काम करना है, तो उसका कल्चर क्या होगा? वो कुछ भी डाल के आ सकता है। सो कल्चर अकॉर्डिंग टू रोल्स, किस बंदे का क्या रोल है उसके अकॉर्डिंग कल्चर डिफाइन होगा। तो वहां पे क्या होगा? People describe their job by their duties and not the purpose. So job description dictate the way we do things around here. This would be seen in a bureaucratic organization where the structure determines authority and responsibility of individuals and there is strong emphasis on hierarchy and status. अब जैसे मेरे अंदर 4 बंदे हैं, उन चारों के अंदर 4 बंदे हैं, तो हो सकता है मेरा कल्चर अलग हो और उन बंदों का कल्चर अलग हो। जो मेरे अंदर बंदे हैं 4 हो, मैं उनसे स्ट्रिक्टली बात करता हूं, बट वो अपने जूनियर से थोड़ा सा आराम से बात करते हैं। सो दैट इज कल्चर अकॉर्डिंग टू रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हर जॉब रोल के लिए डिफरेंट कल्चर हो सकता है। लाइक अकाउंट्स टीचर एग्रेसिव, मैंने लिखा था, इकोनॉमिक्स टीचर पोलाइट, जैसे मैं डांट के काम करवा रहा हूं, वो जो दूसरी टीचर है वो प्यार से काम करवा रही। सो दैट इज रोल कल्चर। ठीक है? सर लिखे हुए हैं सारे। अच्छा, so this tends to be अच्छा ना वही रिवीजन हो रही है। So this tends to be more effective in stable environments where the work performed by employees rarely change. ये कल्चर, रोल कल्चर कहां चल सकता है? जहां पे कंपनी का एनवायरनमेंट स्टेबल हो। अगर बार-बार रोल ही चेंज होता जा रहा है तो वहां पे कल्चर फॉलो नहीं हो सकता। क्लियर है? सर ये ये वाला, ये हर जॉब रोल के लिए डिफरेंट कल्चर हो सकता है। लाइक अकाउंट्स टीचर का एग्रेसिव एंड इकोनॉमिक्स टीचर का फॉर्मल। मेरे गाइस बढ़े आगे। तो अभी तक हमने देखे पावर कल्चर एंड उसके बाद है रोल कल्चर। अब इसके बाद आता है टास्क कल्चर। टास्क कल्चर क्या होता है? टास्क कल्चर डिनोटेड बाय ग्रीक गॉड एंथेना। The emphasis here is on achieving a particular task at hand and staff may need to be flexible to ensure the deadlines are met. अब इसके अंदर एक तो होता है रोल कि मैं सीनियर हूं, मैं जूनियर हूं, मैं सुपरवाइजर हूं, मैं हेड हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग कल्चर चलेगा। टास्क कल्चर है कि मुझे काम क्या करना है, मुझे क्या चीज करनी है। अगर मुझे काम ये आज रात तक खत्म करना है तो हो सकता है मैं लेट भी बैठूं, जैसे मर्जी काम करूं। अगर मेरा टास्क है मुझे 10 दिन में काम करना है तो हो सकता है मैं 8-8 घंटे में ही काम करूं। दैट मींस कल्चर डिफाइंड बाय टास्क ऑफ द वर्क डन। सर तो फिर ये एमएनसी का हुआ ना सर, क्योंकि उसके जैसे प्रोजेक्ट दे देते हैं आपको, मतलब कंपनी प्रोजेक्ट दे। एमएनसी में दोनों चलते हैं, टास्क एंड रोल। अब तुम्हारा सीनियर अगर एग्रेसिव है, 3 कंपनी में 3 हेड्स हैं, या तुम्हारे एक जो एमएनसी में क्या होता है, एक हेड होता है, उसके अंदर बहुत सारी हायरार्कीज होती है। तुम्हारा मैनेजर अलग है, इनका मैनेजर अलग है, इनका मैनेजर अलग है, इनका मैनेजर अलग है। तुम्हारा बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका मैनेजर थोड़ा सा लीनियंट है, उसका बहुत ज्यादा लीनियंट है। दैट मींस रोल कल्चर। मतलब दोनों चलते हैं इसके। दोनों चलते हैं, टास्क भी चलते हैं एंड रोल भी चलते हैं। ठीक है? सो टास्क कल्चर, पीपल देयरफॉर डिस्क्राइब देयर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स दे आर अचीविंग। ये मार्क कर लो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। People therefore describe their position in terms of the result they are achieving. Nothing is allowed to get in the way of task accomplishment. This is best seen in project teams and exists in a specific task. Which culture to follow depend upon task given to that person. Example, government organization से information लेनी है। अब government organization से अगर मुझे information लेनी है तो रिश्वत तो देनी पड़ेगी, तो टास्क है तो रिश्वत तो देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के वहां से इंफॉर्मेशन निकालनी है, अगर किसी प्राइवेट से निकालनी है तो वहां तो लड़के निकाल देते हैं बिना पैसे दिए, है ना। सो दैट इज टास्क कल्चर। इसके बाद आता है पर्सन कल्चर।
पर्सन कल्चर डिनोटेड बाय ग्रीक गॉड्स Dionysus. This is characterized by the fact that exists to satisfy the requirement of a particular individual involved in the organization. अगर इंडिविजुअल तुम चिल्लाते हो और वो ठीक से काम नहीं कर रहे तो दैट मींस तुम्हें प्यार से बात करनी पड़ेगी उनसे. अगर तुम चिल्ला के काम कर रहे हो और वो नहीं कर रहे तो दे रिक्वायर यू टू टॉक टू देम इन अ इजी एंड काम मैनर. सो दैट इज तुम्हारा पर्सन कल्चर. The person culture is to be found in small and highly participatory organization where individual undertakes all duties themselves. अगर सारा काम इंडिविजुअल करते हैं, सब डिसीजन खुद लेते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. जैसा वो खुश रहेंगे वैसा ही कल्चर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा. सो एम्प्लॉयज की मेंटालिटी से ही कल्चर में फर्क पड़ता है. एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय की सैलरी कम है तो वो अच्छे से कल्चर फॉलो नहीं करेगा, तो हमें उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो ये होता है पर्सन कल्चर. सो पावर कल्चर, एक बंदे के हाथ में सारी पावर. रोल कल्चर, कंपनी में बहुत सारे हेड्स हैं, बहुत सारे हायरार्की है, तो किसका क्या रोल है, कौन मैनेजर है, कौन सीनियर मैनेजर है, कौन क्या है, उसके अकॉर्डिंग. टास्क कल्चर, जो काम आपको दिया हुआ है काम के अकॉर्डिंग. और पर्सन कल्चर, एम्प्लॉयज की मेंटालिटी क्या उसके अकॉर्डिंग कल्चर हो. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चार कल्चर, इसमें से कोई भी एक, दो या तीन फॉलो हो सकते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग 2 का कर दो. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट हैंडीज कल्चर टाइप फ्रॉम ये. अब इसमें भी बताना है. आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैंडीज कल्चरल टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग. कि कौन सा क्या है, क्या लाइन क्या डिनोट कर रही है कि ये कौन सा कल्चर है. बताओ ये कौन सी सही है कौन सी गलत. बेसिकली लाइन सही है कि गलत है, बताओ. सी सही है. सी सही है. एक बार सारे करने पहले, क्योंकि मैं रीजनिंग पूछूंगा सबसे. रीजनिंग आई लास्ट, रीजनिंग नॉट एवरीवन, तो तुक्के मत मारना. डन हो गया है. इसका नहीं ओपन हो गया. शबनम, प्रपोज मैम नहीं हुआ अभी. क्या आंसर है? बी होना चाहिए. कोई बात नहीं, देख लेते हैं. तो सिर्फ एक बंदेगा. चलो देखते हैं. सो पहला लाइन वो कह रहा है रोल कल्चर tend to focus on the needs of individuals working in organization. Needs of individuals तो हमारी आएगी पर्सनल कल्चर में. कहां पे आती है? पर्सनल कल्चर में. so that means ये लाइन तो गलत है. Power culture tend to be bureaucratic organizations with large number of powerful managers. पावर कल्चर में तो एक ही बंदे के हाथ में पावर होती है, यहाँ तो बहुत सारे बंदे हैं. तो ये हमारा होता है रोल कल्चर. किसका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में. पर्सन कल्चर टेंड टू डेवलप इन स्मॉल एंड हाईली पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन. जहां पे एम्प्लॉय ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एंड ज्यादा उनका रोल होता है, वहीं पे पर्सन कल्चर चलेगा. तो सी शुड बी राइट. रोल कल्चर नॉर्मली रिक्वायर्स स्टाफ टू बी फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू एंश्योर डेडलाइन. ये तो हमारा टास्क होता है. सर वो ये क्या होता है बैरिस्टर चेंबर्स. बैरिस्टर इन चैम्बर से अभी मैं जैसे हाई कोर्ट के जज होते हैं एग्जांपल, या फिर अगर मैं बोलूं एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं सारे. अब सारा काम कौन करते हैं? डॉक्टर्स. सो जिस तरह से डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही काम करना पड़ेगा. अगर एक डॉक्टर बोलेगा मेरी सैलरी बढ़ाओ और मैं ऑपरेशन नहीं करता तो बढ़ानी पड़ेगी मुझे. सो दैट इज पर्सन कल्चर. ठीक है ना. कि हॉस्पिटल है बैरिस्टर काइंड ऑफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं. काइंड ऑफ बैरिस्टर इन चैम्बर जैसे एक एडवोकेट फर्म है, वहां पे सारे जो चैम्बर्स होते हैं वहां पे हाई कोर्ट के अंदर सारे कोर्ट्स के जजेस के अकॉर्डिंग काम होता है. सो जजेस जैसे बोलेंगे वैसा कल्चर फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग 3. आइडेंटिफाई 2 disadvantages that task culture could create for an organization. टास्क कल्चर में क्या हो सकता है? पहला ओवरलोड ऑफ वर्क, कि काम बहुत ज्यादा दे देंगे उनको. दूसरा डीमोटिवेशन, अगर बहुत ज्यादा काम दे दिया तो वो डीमोटिवेट हो सकते हैं. These can be 2 examples of या 2 disadvantages of हमारा टास्क कल्चर. ये गाइस
रोल कल्चर की क्या डिसएडवांटेज बताओ? वो सब एक ही बंदा वो तो उसमें आएगा, वो तो पावर कल्चर में आएगा, एक ही बंदे के पास पावर कल्चर। रोल कल्चर का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है बताओ? फिर ये सर जिसकी लेवल थोड़ा कम होगा ठीक है, बिल्कुल बोलो। तो जिसके जितना सीनियर्स होते हैं, हर किसी का बिहेवियर अलग सा होता है। तो अगर एक सीनियर एक तरीके से बिहेव करता है और कभी उसका एम्प्लॉय चेंज होता है एक सीनियर से दूसरी एक जगह से दूसरे सीनियर तक, तो उसके जो बिहेवियर चेंज होता है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। काइंड ऑफ एक जेलेसी क्रिएट हो जाती है सर, स्टेटस में राजी डिफरेंट रहती है, कॉम्पिटिशन भी हो मतलब सकती है। वो मतलब वो ढंग से तमीज से बात नहीं करता। इट्स नॉट जेलेसी, इट्स लाइक डीमोटिवेशन। Demotivation. जेलेसी तो होता है कि मैं उससे ऊपर निकलूंगा, इट्स डीमोटिवेशन कि वो मुझसे ढंग से बात नहीं करता। तेरा भाई सही कॉम्पिटिशन नहीं होती। सो रोल कल्चर में क्या नुकसान हो सकता है कि अगर दो टीम्स हैं, एक टीम का सीनियर जो है वो बड़ा पोलाइट है और दूसरी टीम का सीनियर बड़ा गंदा है, तो हो सकता है गंदी वाली टीम गंदा परफॉर्म करे, तो परफॉर्मेंस कैन बी बैड फॉर दैट टीम एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ दैट टीम एंड दे कैन से कि हमें दूसरी टीम में शिफ्ट करो जहां पे अच्छा सीनियर। ठीक है, सर वैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? ब्यूरोक्रेटिक मतलब जहां पे मशीनरी के थ्रू कुछ बेसिकली मशीन कहते हैं ना, ब्यूरोक्रेटिक में एक ही चीज बार बार करते रहना, एक ही चीज को बार बार करनी, मोनोटनी, काइंड ऑफ मोनोटनी। ब्यूरोक्रेटिक मतलब एक ही चीज बार बार करना, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। ठीक है गाइस, बढ़े आगे। अब हमने एक तो स्केलिंग का देख लिया, एक हैंडी का देख लिया, लास्ट आता है हॉफस्टीड। हॉफस्टीड ने क्या बोला है? हॉफस्टीड लुक फॉर नेशनल डिफरेंस बिटवीन ओवर 1000 of IBM employees in different parts of the world in attempt to find aspect of culture that might influence the business behavior. He found 4 traits of cultural dimension. अब उसने 1000 IBM के एम्प्लॉइज का नेचर देखा और उसके अकॉर्डिंग उसने 4 डिफरेंसेस निकाले कल्चर के कि देयर आर 4 काइंड ऑफ कल्चर दैट फॉलो इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो पहला है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इसका मतलब क्या है? This looks at extent to which people are integrated into groups. Some cultures are more cohesive than others. इसका बेसिकली मतलब क्या है? इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। अगर 10 बंदे हैं, हो सकता है 3 बंदे कहें मैं अकेले काम करना प्रेफर करता हूं, मैं ग्रुप में काम नहीं कर सकता। 7 बंदे बोले कि नहीं हम ग्रुप में काम कर सकते हैं। सो हॉफस्टीड ने एक चीज पकड़ी कि लोग की मेंटालिटी क्या होती है, कई लोग ग्रुप में काम कर सकते हैं और कई लोग अकेले काम करना चाहते हैं, दैट इज इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। कुछ लोग ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं एंड कुछ लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, ये चीज उसको पता लगा। हाई इंडिविजुअलिज्म इंडिकेट्स दैट staff expect to be assessed on their own achievement and performance। मतलब हाई इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेला बंदा अगर खुद काम करेगा तो वो क्या चीज बोलेगा कि मेरे को मेरी परफॉर्मेंस पे जज करो। अगर मैं खुद अकेला काम कर रहा हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंपनी ऊपर जा रही है, कंपनी का मेरे को नहीं पता, मैं अकेला काम कर रहा हूं, मेरी वजह से इतना कुछ हुआ है तो मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए, दैट इज हाई इंडिविजुअलिज्म। अगर लो इंडिविजुअलिज्म है मतलब ग्रुप में अपना काम करता है तो वो क्या प्रेफर करेगा कि अगर ग्रुप प्रमोट हो रहा है मैं ग्रुप के साथ ही प्रमोट हूं। वो अकेला नहीं बोलेगा कि मुझे प्रमोट करो, इन सबको रहने दो, पूरे ग्रुप को प्रमोट करो, हम पूरी टीम की वजह से कंपनी में इतनी अच्छी सेल्स हुई है। सो लो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म वुड मीन दैट स्टाफ एक्सपेक्ट टू बी असेस्ड ऑन ग्रुप बेसिस एंड प्रेफर ऑर्गेनाइजेशन टू सेट ग्रुप गोल्स। उसके अकेले के टारगेट मत रखो, ग्रुप के टारगेट रखो। ठीक है, मुझे रेटिंग मेरी टीम के अकॉर्डिंग दो, मुझे रेटिंग मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दो। ये होता है हमारा हाईली इंडिविजुअलिज्म एंड लो इंडिविजुअलिज्म। अब आता है इसने दूसरा बताया अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जो अनसर्टेन मतलब सर पता नहीं है, अनसर्टेन पता नहीं, कुछ डिफरेंट, कुछ चेंज हो जाए। सो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का मतलब क्या होगा कि तुम अगर कंपनी में काम कर रहे हो, तुम चाहते हो एक चीज चाहते हो कि मैं एक ही चीज रेगुलर करता रहूं, मैं नई चीज नहीं करना चाहता, दैट इज अनसर्टेनिटी, तुम अवॉइड कर रहे हो। अगर तुम्हें बोला जा रहा है कि नया काम करो एंड तुम कर रहे हो, ठीक है मैं करूंगा, दैट मींस यू आर रेडी फॉर दैट अनसर्टेनिटी। ठीक है, सो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स।
अगर एक बंदे का अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है, मतलब वो बहुत ज्यादा अवॉइड करता है अनसर्टेनिटी, तो मतलब वो एक ही काम को बार बार कर सकता है, वो अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता। सो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स डील्स विद द सोसाइटीज टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी। आगे नहीं पढ़ते। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर, लोग प्रेफर करेंगे कि काम सेम ही करते रहे, चेंज ना हो। will not likely to act outside their normal job description of roles. They prefer to be directed by management and like formal rules and times. कि ऊपर वाले काम दो, हम वो काम करें। Resistant to change. Resistance to change. Not dynamic. कि not dynamic, they don't want to change. ठीक है? That is, they prefer to be directed by management. आप हमें काम दो, जैसा आप बोलोगे वैसा हम काम करेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते। लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स मींस वो लोग जो नया काम कर सकते हैं और रिस्क उठा सकते हैं, will prepare to take more risk and go beyond the comfort zones. They tend to dislike bureaucracy at this stiffies initiative. Bureaucracy मतलब एक ही काम बार बार करना। So जो लोग अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर लो मानते हैं, that means हमें नया काम दो, हम करेंगे वो काम। That means उनका क्या होता है कि they can take risk and can do new work। ठीक है, ये है हमारा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। सो पहला उसने देखा इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, दूसरा देखा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, तीसरा उसने देखा पावर डिफरेंस। पावर डिफरेंस क्या होता है? द एक्सटेंट टू विच लेस पावरफुल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट दैट पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब एम्प्लॉइज अपने हाथ में पावर लेना चाहता है या नहीं? क्या तुम अपने ऊपर कोई अथॉरिटी लेना चाहते हो या नहीं? अगर लेना चाहते हो दैट मींस तुम्हारा हाई पावर डिस्टेंस है, सॉरी लो पावर डिस्टेंस है। अगर तुम नहीं लेना चाहते पावर, दैट मींस हाई पावर डिस्टेंस। सो हाई पावर डिस्टेंस एम्प्लॉय चाहते हैं कि सारी पावर मैनेजर के हाथ में हो और उनको सिर्फ काम मिले और वो काम करें। समझ आया? हाई पावर डिस्टेंस मतलब कि तुम्हें पावर ना हो, पावर ऊपर वाले के पास हो, बहुत ऊपर हो, तुम सिर्फ काम करो। हाई पावर डिस्टेंस। लो पावर डिस्टेंस, भैया उसको पावर दी है तो मेरे को भी तो दो। अगर तुमने इस बंदे को पावर दी है, मेरा बिल्कुल सेकंड सीनियर है, तो मेरे को भी तो पावर दो। दैट मींस लो पावर कल्चर। सो हाई पावर डिस्टेंस कल्चर मींस कि तुम बहुत पावरफुल मैनेजर रखोगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा काम करो। एक्सपेक्ट आंसर टू पावरफुल मैनेजर्स एंड नॉट एक्सपेक्ट टू हैव एनी डेमोक्रेटिक इनपुट इनटू डिसीजंस दैट आर मेड। जैसा वो डिसीजन लेगा वैसा तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक योर ओन डिसीजंस। लो पावर कल्चर मींस कि तुम चाहते हो डिसीजन लेना, यू वांट सम पावर इन योर हैंड, सो एक्सपेक्ट टू बी इन्वॉल्व्ड विद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वांट्स लेस डायरेक्ट सुपरविजन बाय मैनेजर। भाई मेरे को भी पावर दो, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकूं। ठीक है, वो होगा लो पावर डिस्टेंस। एम्प्लॉइज चाहते हैं कि उनको भी पावर मिले एंड वो भी डिसीजन ले सके। क्लियर है? सो जिसने नहीं लिखे ये पॉइंट्स थोड़े थोड़े अपनी बुक में लिख लो ताकि बाद में याद कर सको। ऑल्दो यू विल बी हैविंग द वीडियो इन योर व्हाट्सएप, बट स्टिल आई वांट यू टू राइट अगर कोई भी डाउट है। पावर डिस्टेंस क्या होता है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स क्या होता है, तो एक बार पढ़ लो। लिख लिया तुमने? नहीं सर। चलो लिख लो बराबर। तो मतलब हाई पीडी में वो एम्प्लॉय डिपेंडेंट रहना चाहता है और इसको नहीं डिपेंडेंट रहना चाहता है। हाँ, सिर्फ ब्रेक है, नहीं तो यहाँ 2 चैप्टर करवाओगे। सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक दे सकते हो। नहीं। अभी एक ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर, ठीक है? सर चैप्टर नहीं होने वाला, करवा दो फिर। चैप्टर करवाओ। चैप्टर दबा दो, मैथ्स की रह जाएगा। बस चैप्टर ही कर देते ना, 2 मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर करने के बाद तुम इसे सर क्वेश्चन इधर हाई पीरियड कल्चर और लो पीरियड कल्चर को जोड़ा था ना। हाई पावर डिस्टेंस कल्चर मींस पावर डिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा मतलब जैसा तुम्हारा सीनियर बोलेगा वैसा तुम काम करोगे, तुम अपने पास कोई भी पावर नहीं रखना चाहते। लो पावर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस देखो, जैसा पावर उसके पास हो वैसे ही मेरे पास आनी चाहिए। सो इंडिविजुअलिज्म कोई बात नहीं।
इंडिविजुअलिज्म मतलब तुम अकेले काम करना प्रेफर करते हो एंड चाहते हो। हाई और लो एक बार दिखा दो। हाँ हाई, अच्छा लिखना है। अब मंडे से तुम्हारी क्लास, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12:30 to 2:30। लोकेश तेरे को मैं करा दूं, तू इस टाइम पे आ सकता नहीं आ सकता? मैं करा दूंगा। मंडे क्लास है? मंडे क्लास मंडे के हाँ हाँ मंडे मंडे वेडनेसडे, वेडनेसडे फ्राइडे। अब से मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12:30 को फिक्स है। मंडे ऑफ, ट्यूसडे ऑफ है ना? ट्यूसडे ऑफ है, ट्यूसडे थर्सडे ऑफ। ठीक है चलो गाइस, इसके बाद हमारा आता है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी। तो ये क्या कहते हैं? अ मैस्कुलिन कल्चर इज वन वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रोल्स एंड वैल्यूज ऑफ जेंडर्स इज लार्ज एंड द मेल्स फोकस ऑन वर्क पावर एंड सक्सेस। जैसे एग्जांपल इन जापानीज कल्चर वेयर इन फेमाइन कल्चर सच एज फिनलैंड डिफरेंस बिटवीन जेंडर रोल्स इज मच स्मॉलर। सो मैस्कुलिनिटी कल्चर का मतलब क्या होता है? मेल्स का ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एंड फीमेल्स को कम प्रेफरेंस दी जाती है, क्या उनसे ज्यादा काम करवाते हैं। एंड फेमिनिटी कल्चर मतलब दोनों से सेम टास्क करवाते हैं। अब ऑल तो इंडिया में सारे कहते हैं कि फेमिनिटी कल्चर चलता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है। आई हैव सीन दिस थिंग। एग्जांपल व्हेन आई वाज वर्किंग इन ईवाई, वहां पे रूल था कि कोई भी लड़की 8 बजे के बाद ऑफिस में नहीं बैठेगी, और लड़कों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं था। हाँ। लड़के 12-1 बजे तक बैठ के काम कर रहे हैं, लड़के 8 बजे घर जा रही है। क्यों? Why you call yourself feminine? या तो दोनों को जल्दी भेजो, मैं नहीं कह रहा कि लड़कियों को भी लेट भेजो, दोनों को जल्दी भेजो। लड़के रात को 2-2 बजे तक काम करें, मैंने खुद 2 बजे तक काम करे। मेरी सीनियर 8 बजे चली जाती थी, नेक्स्ट डे वो आ रही है 10 बजे, मेरे को पहुंचना होता था 9 बजे। मेरी जूनियर आती है अगले दिन 10 बजे, मैं आ रहा हूं 9 बजे। क्यों? क्योंकि रूल है, कल्चर। सो काइंड ऑफ दैट इज मैस्कुलिनिटी कल्चर। सो फेमाइन कल्चर क्या होता है? जहां पे लड़के लड़कियों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है? सो एम्प्लॉयज इन मैस्कुलिन कल्चर कैन बी मोटिवेटेड बाय ऑफरिंग देम जॉब टाइटल्स, इंक्रीज स्टेटस एंड पे राइजेस एज दिस इज व्हाट द कल्चर वैल्यूज। अगर बंदा मैस्कुलिन कल्चर में, इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हूं, मेरे को पैसे दो, पैसे दोगे मैं काम करूंगा, पैसे दोगे मैं काम करूंगा। ठीक है? अब सेम अगर एग्जांपल लेते हैं ईवाई का, ईवाई में जो बंदा रात को लेट बैठ सकता है, कंपनी बोल रही है कि हम तुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे, तू कर लेट बैठ, वो बंदा बैठ के काम करेगा। लेकिन अगर फेमाइन कल्चर फॉलो होता है तो क्या होगा? वो बंदा कहेगा नहीं मैं तो 8 बजे चला जाऊंगा, सब जाते हैं 8 बजे, मैं भी 8 बजे चला हूं, मुझे एक्स्ट्रा पैसों की लोड नहीं है, मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। सो मैस्कुलिनिटी कल्चर में क्या होगा? एम्प्लॉयज इन मैस्कुलिन कल्चर कैन बी मोटिवेटेड बाय ऑफरिंग देम जॉब टाइटल्स, increase status and pay rises as this is what the culture values. Staff in feminine culture will be motivated more by work-life balance, quality of life and relationships at work. सर जैसे आप बोल रहे थे आप 1-2 बजे तक स्टे करते थे ऑफिस में, तो आपका पे उससे उनसे डिफरेंट था, तो सर इसमें तो लिखा है, इसमें लिखा है, बट कल्चर में भी बताऊं, दिस इज मिक्स कल्चर। सारे कहते हैं फेमाइन है, इक्वल पे, लेकिन उनको जल्दी भेजे था, मैं नहीं भेज सकता, काम करना पड़ेगा। पे भी सेम ही था। पे सेम नहीं होता है ऐसा, आई एम नॉट किडिंग, दिस इज द फैक्ट। ऐसा होता है, बहुत जगह पे ऐसा होता है। ठीक है? सो ये होता है मैस्कुलिन कल्चर एंड फेमाइन कल्चर। सो फेमाइन कल्चर का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की, फेमाइन कल्चर मींस कि आप लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, जल्दी जाना चाहते हो। मैस्कुलिन कल्चर, भैया मैं एक्स्ट्रा बैठने को तैयार हूं, एक्स्ट्रा काम करवाओ, एक्स्ट्रा पैसे दो। यहां पे एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो वो काम नहीं करेगा, मेरे को तो 8 बजे तक बैठना, मैं इसी लेट नहीं बैठना। This is masculinity versus femininity. अब इसने 3 और 2 और बताए थे। पहला बताया था more recently 2 additional dimensions have been added to Hofstede's model. पहला है long term orientation versus short term orientation. इसका मतलब क्या होता है? बंदे कंपनी में कब तक टिकना चाहते हैं। अगर बंदा 1 साल, क्या बंदा आया है कि मैं तो बस 2 साल टिकूंगा और चला जाऊंगा, मैं तो 2 साल काम करके एक्सपीरियंस लेने और चले जाना। और कुछ लोग होते हैं मैं तो सारी जिंदगी इस कंपनी में रहूंगा, टॉप लेवल पे जाऊंगा। दैट इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। तो सोसाइटीज विद लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन फोकस ऑन फ्यूचर रिवॉर्ड्स,
with particular focus on saving, persistence and ability to adopt changing in circumstances. मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन में हो, that means you don't want to change the company. तुम नया चैलेंज नहीं ले सकते कि नई कंपनी में भेज देंगे तुम्हें, नहीं मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं इसी में लंबा टिकूंगा. And अगर short term orientation culture focus on past and present concerns such as respected for tradition, social obligation and saving phase. Basically शॉर्ट टर्म वाले क्या कहेंगे, भैया काम कर रहे हैं 2 साल काम कर रहे हैं, कंपनी अच्छा नहीं दे रही, पहले से बेकार चल रही है, चेंज कर दो कंपनी, दूसरी कंपनी में काम करते हैं. दैट इज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन. बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ सिंपल मतलब पता होना चाहिए. लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, योर फोकस टू स्टे इन द कंपनी इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड. Short term orientation means your focus to stay in company is not for long term. If you get a good offer from any other company, you will go in that company. Clear guys? Understanding 4. Understanding 5 का आंसर दो. C. Understanding 5 का आंसर दो guys. यहाँ से देखिए मत देना, ऐसे लिखा हो. I will again ask for reason from any one of you. Seeds. Why? सर क्योंकि Because they अवॉइड पे काम नहीं लेना चाहते, मतलब पावर अपने हाथ में नहीं लेना चाहते. वो दूसरों से मैनेजर जैसे बोलते हैं वैसे ही काम करते हैं. तो लो पावर डिस्टेंस नहीं हो सकता. लो पावर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? काम अपने ऊपर कि लेना. वो लोग मतलब पावर लेना चाहते हैं कि जो पावर उसके पास है वो मेरे पास है, वो इसमें नहीं है, तो वो भी नहीं है. फिर पावर की बात की अपना दिमाग ही लगाना नहीं चाहते ये लोग. तो वही मतलब पावर लेना ही नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते. वो जो नॉर्मल काम कर रहे हैं वही करना चाहते हैं. सो आंसर इज हाई अनसर्टेनिटी लेवल. वो चेंज नहीं होना चाहते. सो देयर इज हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स. अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपसे 2 पेज का रहेगा, बस फटाफट से करते हैं, फिर तुम्हारी क्वेश्चन करके ब्रेक होगी. ठीक है. अब आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो गाइस व्हाट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? अगर मैं तुमसे जनरली पूछूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इनफॉर्मल सर जो कोई जैसे काम से अलग हम बीच में बात करें तो इनफॉर्मल, जैसे क्लास के बाद हम सारे कुछ खाने गए, that is informal organization. So informal organization means relation between individuals in an informal manner, not by formal के senior या junior. अगर सारे खाना साथ खा रहे हैं, खाना खाते हुए कोई सीनियर नहीं होता कि ये सीनियर है इसको ज्यादा खाना, ये जूनियर है इसको कम खाना. वहां पे कोई सीनियर जूनियर नहीं होता. So that is informal organization के informally they are relating, informally उनका एक relation है. Maybe in office they are senior and junior and maybe outside the office they are best friends. That is the informal organization. So informal organization, अभी क्या करते हैं? The informal organization is the network of relationship that exists within an organization. कि organization के अंदर ही जो दोस्त होते हैं. अब तुम काम करते हो किसी के साथ, तुम्हारा सीनियर है और दोनों साथ कॉफी पीने जा रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम साथ में कॉफी पीने जा रहे हो. That is the informal organization. So this network evolves over time and tends to arise through common interest and friendship between the members of staff. कैसे बनता है ये? किसी का इंटरेस्ट, अब फुटबॉल का इंटरेस्ट है 5-6 बंदों का, हो सकता है वो फुटबॉल वाला ग्रुप बना रहे दोस्त कि तू इस टीम को सपोर्ट कर रहा है, तू इस टीम को सपोर्ट कर रहा है. हम जैसे जिनको पता ही नहीं फुटबॉल क्या होती है, हम तो ऐसे बैठ रहे, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? उस ग्रुप से अलग हो जाए, है ना? दैट इज दिस नेटवर्क इवॉल्व्स ओवर टाइम एंड टेंड्स टू अराइज थ्रू कॉमन इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप्स बिटवीन मेंबर ऑफ स्टाफ. These relationships are often across division. ऐसा नहीं है कि एक ही टीम में हो सकता है टीम का बंदा किसी और टीम के बंदे का दोस्त हो सकता है वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, इस टीम का है किसी और टीम में हो. जरूरी थोड़ी कि एक ही टीम में बना सकते हो तुम. दैट इज तुम्हारा दिस रिलेशनशिप आर ऑफन अक्रॉस द डिवीजन. जिन लोगों को किसी चीज में कॉमन इंटरेस्ट होगा, ये तो मैंने बता ही दिया. An informal organization will be present to some degree within all formal organizations. This is important लाइन जो मैंने येलो मार्क करे कि informal organization होगा ही होगा, कुछ ना कुछ डिग्रीज तक होगा ही होगा, चाहे जितना मर्जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ ना कुछ तो होगा. ऐसा नहीं है कि फॉर्मल है तो वहां पे बिल्कुल इनफॉर्मल नहीं होगा.
ऐसी कोई जगह पॉसिबल ही नहीं। तुम कंपनी में जाओ, काम करके आ जाओ, कंपनी में जाओ, काम करके आ जाओ, कोई ना कोई दोस्त तो होगा, हेलो हाय तो करते होगे, हैंडशेक तो करते होगे। तो कुछ ना कुछ इनफॉर्मल सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है। Think of an informal organization as being aspect of organization culture. अब advantages and disadvantages of informal culture ये पढ़ते हैं एक बार। Advantage क्या होगा? Better motivation। जब दोस्त बनेंगे तो अच्छे से काम होगा। एक बंदा रो रहा है, उनको ज्यादा काम दे दिया, दूसरा बंदा टेंशन आने चलता है, तेरी हेल्प करता हूँ। So better motivation, better communication। अब अगर तुम्हारा सीनियर दोस्त है, उसने पूछा काम हुआ, हाँ हो गया सर, हो गया, दैट मींस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। सो बेटर कम्युनिकेशन। प्रोविजन फॉर सोशल कंट्रोल, मतलब कोई दोस्त मिल जाता है जिससे हम दुख दर्द बांट सकते हैं। ऑफिस में अगर मेरे को किसी ने झाड़ दिया और सोचो मैं पूरा दिन ऐसे बैठा हूँ, सोशल बिलोंगिंगनेस, सोशल बिलोंगिंगनेस यू कैन, सो दैट इज प्रोविजन ऑफ सोशल कंट्रोल कि कोई एक दोस्त मिल जाता है आपको जिससे यू कैन शेयर योर दुख दर्द। अब आते हैं हमारे इसके नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से कभी-कभी काम स्लो हो जाता है। दोस्त काम सारे काम कर रहे हैं, सारे दोस्त हैं, और भाई शाम को कहां चल रहे हैं, चल वहां घूमने चलते हैं, नहीं चल वहां चलते हैं, भाई काम तो कर लो, तो काम सफर कर जाता है इसकी वजह से, दैट इज इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, अपोज टू चेंज कैन बी इंटेंसिफाइड। इसका मतलब क्या है? टीम में से एक बंदे को दूसरी टीम में जैसे इसका मतलब क्या है? अपोज टू चेंज कैन बी इंटेंसिफाइड। अगर फॉर एग्जांपल एक टीम में 5 बंदे, सीनियर ने बोला कि मैं इस बंदे को दूसरी टीम में भेज रहा हूं, तो हो सकता है सारे बंदे बोलें कि हम भी वहां जाएंगे, हम इसके साथ जाएंगे, या तो इसको ना भेजो या फिर हम भी सारे जाएंगे। दे कैन फाइट ऑन दैट, ठीक है? दैट इज ऑपोजिशन टू चेंज कैन बी इंटेंसिफाइड। अगर एक को चेंज करोगे तो सबको चेंज करना पड़ेगा, दोस्ती यारी में ये नुकसान होता है। थर्ड, द ग्रेपवाइन इफेक्ट वेयर पोटेंशियली इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन और र्यूमर स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अफवाहें फैल गई ऑफिस में, किसी एक बंदे ने बोल दिया कि बॉस का इसके साथ अफेयर है, वो पूरे ऑफिस में बात फैल गई, किसी को नहीं पता किसने क्या बोला, किसको उसने बताया, मेरे को उसने बताया, उसने बताया, मेरे को उसने बताया, ये बात मैंने कराई थी, मेरे को बोला तेरे को किसने बताई, मेरे को तो रमेश ने बताई, रमेश को मैं पता नहीं, मेरे को तो मैसेज आया था रमेश से, वो तो मैं डिलीट कर दिया, ढूंढते रहो। दैट इज द ग्रेपवाइन इफेक्ट कि इनफॉर्मल नेटवर्क के अंदर हम कुछ भी अफवाहें र्यूमर्स फैलाए जा सकते हैं जो सही ही नहीं है। तो मेल पे तो नहीं लिख सकते ना कि बॉस का उससे ज्यादा अफेयर है, तो मेल पे मैंने लिख दिया बॉस का उससे ज्यादा अफेयर है और मेल उसको पहुंच गई, इजीली ट्रेसेबल, तो नौकरी से निकाल देगा, अपने ऊपर मानहानि का केस भी कर सकते हो। हाँ बाहर होते हैं केसेस, अब ये आईटी में चैप्टर पढ़ा हुआ है कि बाहर होता है कि वहां पे पीपल टेंड टू फाइंड वेज टू सू दी कंपनी, या आईटी में पढ़ा था या होगा आगे, ठीक है? ये होता है इसका डिसएडवांटेज। उसके बाद होता है कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी मींस यहां नथिंग इज कंफर्म्ड, कुछ भी कंफर्म नहीं होता, जो भी इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल में है वो मुंह से बोली गई है, कोई भी सच नहीं है, हो सकता है सब झूठ हो, दैट इज जहां कुछ भी कंफर्म नहीं होता, कंफर्मिटी, ठीक है? एडवांटेज डिसएडवांटेज रीड कर लेना फटाफट से, अंडरस्टैंडिंग इसका आंसर गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स आर शोन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। चार्ट पे लिखा हो ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, नहीं हो सकता ना, पहला तो सर इनफॉर्मल रिलेशंस विद द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अक्रॉस डिवीजन, ये हो सकता है, सो आंसर इज सेकंड ओनली। तो आगे कुछ खास नहीं है, फटाफट से इसके लास्ट के क्वेश्चंस करो एंड टाइम इज 1, तो एग्जाम किट के इसके क्वेश्चन अभी तक सर एग्जाम किट आप लोग वाली थी जो सर एग्जाम किट में करना है इसको, इसके करो पहले, फिर एग्जाम किट करो।